हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मातृभूमि का मान ये एकांकी पढ़ने शुरू की थी और इस एकांकी का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा, लगभग आधी से ज़्यादा एकांकी हमने पढ़ी है। तो चलिए आज बाकी की जो एकांकी है वो पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार पात्र मैं फिर से दोहराती हूँ। जैसे पहले इसमें पात्र है महाराणा लाखा, जो मेवाड़ के शासक यानी राजा थे। राव हेमू, जो बूंदी इस छोटे से राज्य के शासक यानी राजा थे। उसके बाद है अभय सिंह। अभय सिंह महाराणा लाखा के मेवाड़ के सेनापति थे। वीर सिंह महाराणा लाखा की सेना का एक सिपाही, जिसका जन्म स्थान बूंदी था लेकिन वो सिपाही था मेवाड़ का। और ये है चारनी। चारनी जो एक राजगायिका या राज सेविका कह सकते हैं, जो अपने गीत के माध्यम से महाराणा की वीरता, राजपूतों की एकता का बखान करती थी। ठीक है, तो आधी से ज़्यादा एकांकी हमने पढ़ी है। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से महाराणा लाखा अपमान की आग में जलकर दुख में एक अविवेक से भरी हुई प्रतिज्ञा लेते हैं। और वो प्रतिज्ञा कुछ इस प्रकार से होती है कि जब तक वे बूंदी के, जो बूंदी राज्य है, उस बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे, यानी बूंदी को हराकर जब तक उस बूंदी के दुर्ग में अपना मेवाड़ का झंडा नहीं लहराएंगे, ससैन्य सेना के साथ प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक वे अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब ये प्रतिज्ञा करने के पीछे दो कारण थे, जिसमें से पहला कारण था कि सबसे पहले तो राव हेमू के पास महाराणा लाखा ने अपने सेनापति अभय सिंह को भेजा था ये प्रस्ताव लेकर कि राजपूतों की एकता बढ़ाने के लिए राव हेमू को बूंदी के मतलब बूंदी को मेवाड़ के अधीन होना चाहिए। लेकिन राव हेमू बहुत स्वाभिमानी स्वभाव के थे और राजपूतों की एकता दर्शाने के लिए किसी एक को दूसरे की गुलामी करना या करने की जरूरत नहीं है, ये राव हेमू का कहना था। और इसीलिए वे भी महाराणा लाखा द्वारा ये जो अधीनता का प्रस्ताव था वो ठुकरा देते हैं। तो पहला अपमान ये था। दूसरा, इस अपमान में इस अपमान के बाद महाराणा लाखा तय करते हैं कि बूंदी पर आक्रमण किया जाएगा और बूंदी को जीत लिया जाएगा। अगर ये गुलामी नहीं करना चाहते या अधीन नहीं होना चाहते तो फिर जीत लेंगे। लेकिन जब महाराणा लाखा की सेना जो है वो अलर्ट नहीं होती, तो रात के समय ही राव हेमू की सिपाही सेना जो है बूंदी के सेना जो है, छोटी सी सेना थी बूंदी की यानी राव हेमू की, वो महाराणा लाखा के सिपाहियों के पड़ाव पर आक्रमण कर देती है। पड़ाव यानी जहाँ टेंट लगाए जाते हैं, युद्ध की तैयारी करके सैनिक जहाँ पर रहते हैं। तो रात के समय आक्रमण करने के बाद महाराणा लाखा के सिपाही बौखला जाते हैं और बूंदी की छोटी सी सेना के सामने महाराणा लाखा की सेना को भागना पड़ता है। तो इस प्रकार से बूंदी के या राव हेमू के छोटी सी सेना ने महाराणा लाखा की यानी मेवाड़ की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया था। तो दो अपमान हो गए। पहले तो अधीनता का प्रस्ताव राव हेमू ने ठुकरा दिया था। दूसरा अपमान ये था कि बूंदी के छोटी सी सेना ने महाराणा लाखा की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, भगा दिया था। और इन्हीं दो अपमानों के कारण उस अपमान की आग में जलते हुए दुख में, क्रोध में वे अविवेक भरी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। अब राजपूतों का जो शब्द होता है, वचन होता है, वो हर हालत में पूर्ण होना ही चाहिए। एक बार मुख से शब्द निकले तो वो किसी भी हालत में पूर्ण होने चाहिए। और इसीलिए महाराणा लाखा जब ये प्रतिज्ञा करते हैं तो बाद में अभय सिंह तथा चारनी द्वारा उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है, उन्हें खुद एहसास भी होता है कि उन्होंने ये बिना सोचे समझे अविवेक वाली प्रतिज्ञा ली है। और उस प्रतिज्ञा से मुक्त होने के लिए फिर चारनी उपाय सुझाती है कि मेवाड़ की धरती पर बूंदी का नकली दुर्ग बनाया जाए और फिर उस नकली दुर्ग यानी नकली किले पर, फोर्ट पर मेवाड़ की सेना, महाराणा लाखा की सेना जो है झूठ मूठ का आक्रमण करेगी और उस बूंदी के नकली दुर्ग को मिट्टी में मिला देगी, विध्वंस कर देगी उसका। इस तरह से महाराणा लाखा के मुख से जो अविवेक में जो प्रतिज्ञा ली गई थी वो पूर्ण हो जाएगी। और फिर महाराणा लाखा इस सुझाव को जो चारनी ने सुझाया था वो उन्हें मंजूर नहीं था, लेकिन फिर वे सोचते हैं और उस सुझाव को स्वीकार करते हैं और सोच लेते हैं कि फिलहाल तो मैं अपने वचन पूरे करूंगा और फिर बाद में देखूंगा कि बूंदी को किस प्रकार से अधीन कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि बूंदी का नकली दुर्ग बनाया जाए।
और नकली दुर्ग बनाया जाता है। अब एकांकी आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। पहला दृश्य हमने पढ़ा था, उसके बाद दूसरा दृश्य पढ़ा था, अब हम तीसरा दृश्य पढ़ना शुरू करते हैं। तो तीसरा दृश्य, चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। चित्तौड़ के नजदीक जो जंगली इलाका था, जंगल का, वहां पे नकली दुर्ग बनाया गया है, बूंदी का नकली दुर्ग, और उस नकली दुर्ग के दरवाजे पर महाराणा लाखा खड़े हैं बाहर और सेनापति अभय सिंह। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? मतलब सेनापति अभय सिंह महाराणा लाखा से पूछते हैं कि क्या आपने ये दुर्ग बराबर से निरीक्षण यानी उसे ऑब्जर्व किया है ना, बराबर बना है ना? महाराणा लाखा, क्यों न बनता, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। निसंदेह मतलब बेशक, बूंदी दुर्ग की ये बिल्कुल हूबहू यानी एकदम एक भी कमी नहीं है उसमें, ऐसी ये नकल बनाई गई है, एकदम सही वैसा का वैसा दुर्ग बनाया गया है। प्रतिकृति, ओके। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए, अब इस पर झूठ मूठ का आक्रमण कर दिया जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष तो नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। तो यहाँ महाराणा लाखा अपना दुख, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि अपमान की आग में, वेदना में, दुख में मैंने जो विवेकहीन प्रतिज्ञा कर डाली थी, विवेकहीन मतलब बिना सोचे समझे, बिना विवेक के, तो उस प्रतिज्ञा से मैं छुटकारा मुझे कम से कम मिल जाएगा। मेरी आत्मा को संतोष यानी खुशी तो नहीं मिलेगी, बट उस अपमान की वेदना में जो प्रतिज्ञा की गई थी उससे छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। मतलब फिर बाद में देखेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह से मजबूर किया जाए। अभय सिंह, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। बूंदी के पठारों पर, पठार यानी मैदान, तो बूंदी के जो मैदान है वहां पे सिसोदियों का सिंहनाद होगा। सिंहनाद मतलब युद्ध की गर्जना होगी, और ये युद्ध गर्जना कौन करेगा? सिसोदिया यानी महाराणा लाखा सिसोदिया वंश के हैं, इसीलिए यहाँ पे उनको या मेवाड़ के लोगों को क्या कहा गया है? सिसोदिया वंश। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। रण यानी युद्ध। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अच्छा, ये हमने पढ़ा है अभय सिंह। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे, यानी ये युद्ध होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। पथ प्रतिरोध यानी पथ यानी रास्ता, मार्ग, प्रतिरोध यानी रोकने वाला, हमारे रास्ते में कोई तो रुकावट डालने वाला सामने होना चाहिए। अभय सिंह, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। भले ये झूठ मूठ का युद्ध है, लेकिन कुछ तो उसमें हकीकत जैसे कुछ तो असलियत दिखनी चाहिए। मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। छूछे यानी नकली, खाली वार करेंगे। मतलब अंदर कुछ सिपाही, इनकी ही सेना में से कुछ सिपाही होंगे, बाहर कुछ, और नकली युद्ध चलेगा, झूठे मूठे वार किए जाएंगे। कुछ घंटे ऐसे ही खेल होगा, फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। दोनों का प्रस्थान होता है, यानी महाराणा लाखा और अभय सिंह का। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश होता है। अब यहाँ पे हमारे एकांकी का महत्वपूर्ण एक पात्र है वीर सिंह, जो अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ओके, तो ध्यान दीजिए। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। तो उसके तीन साथी है,
और भी साथी है, बट यहाँ पे जो डायलॉग्स है वो 3 साथियों के, तो हम ध्यान में रखेंगे वीर सिंह और उसके 3 साथी। तो पहले साथी ने क्या कहा, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, यानी ये हाड़ा वंश के सम्मान का मंदिर है, ये दुर्ग, ये किला बूंदी का, क्या इसे हम मिट्टी में मिलने देंगे? तो वीर सिंह अपने साथियों को, वो एक वीरता भर रहा है, अपने मातृभूमि के प्रति एक मान की भावना को जागृत कर रहा है कि भले झूठा ही सही, लेकिन ये हमारे मातृभूमि के सम्मान का मंदिर है, और क्या हम हमारी आंखों के सामने इसे मिट्टी में मिलने देंगे? तो दूसरा साथी क्या कहता है, किंतु ये तो नकली बूंदी है, ये तो नकली दुर्ग बनाया गया है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है मतलब शर्म है तुम पे, मतलब ऐसी सोच पे कोस रहा है इसे। वीर सिंह दूसरे साथी को समझाता है कि धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। हड़ा वंश कहाँ का है? बूंदी का। ओके, जैसे रावे बूंदी के हैं, तो वहाँ जो राजपूत है वो कौन से वंश के? हड़ा वंश के। और वीर सिंह बूंदी का ही, बूंदी उसकी जन्मभूमि है, तो उसका वंश कौन सा है? हड़ा वंश। मतलब वो सिपाही की नौकरी कर रहा है महाराणा लाखा की सेना में, लेकिन वो है कहाँ का? बूंदी का। बूंदी उसका जन्म स्थान है, उसकी मातृभूमि है। तो जिस जगह एक भी वीर हाड़ा मौजूद है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। चप्पा चप्पा भूमि मतलब इस धरती का कोना कोना। सिसोदिया जो महाराणा लाखा यानी मेवाड़ के वंशज है, और हाड़ाओ यानी बूंदी के वंशज, ये दोनों राजपूतों के खून से इस धरती का कोना कोना लाल हो जाएगा। इस पर तीसरा साथी क्या कहता है ये ध्यान में रखना है। लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, यानी हम किसकी नौकरी करते हैं? महाराणा लाखा की। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? मतलब जिसकी नौकरी कर रहे उसी के खिलाफ अगर हम बगावत करें, उसके खिलाफ हथियार तलवार उठाए, तो क्या ये सही होगा? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, ये अंडरलाइन करो। इसका अर्थ क्या है कि हम इन्हीं के कारण कमा रहे हैं, या इन्हीं के कारण हमारा पेट पल रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारा जो शरीर, जो हमारे शरीर में जो अन्न जाता है, जो रक्त बन रहा है, वो इन्हीं की नौकरी करके इनके ही नमक से बना है। हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए, मतलब हमें उनकी इच्छा में रुकावट नहीं बनना चाहिए, उनकी इच्छा में बाधा नहीं बनना चाहिए। इस पर वीर सिंह क्या कहता है? तीसरे साथी के इस कथन पर वीर सिंह क्या कहता है? और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जिस जन्मभूमि पर खेलकर, जिस मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं, अगर उसका अपमान कोई करे तो क्या हम उसे सहन करेंगे? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है। मतलब हम महाराणा लाखा के नौकर हैं, हम मेवाड़ के सिपाही हैं, तो जब भी मेवाड़ पर आक्रमण हुआ है हमने हमेशा उस नमक का बदला चुकाया है। मतलब हमने हमेशा मेवाड़ के लिए ही युद्ध किया है, मेवाड़ को जिताने के लिए प्रयास किए, हमेशा इस तरह से उनके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब बात मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, तब हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे। यानी कोई दूसरा शत्रु अगर मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो हम मेवाड़ की ओर से लड़ेंगे, लेकिन जब बात बूंदी और मेवाड़ की होगी, सामने सामने बूंदी और मेवाड़ होंगे, तब हम मेवाड़ के जो शस्त्र है वो महाराणा लाखा के चरणों में रख देंगे और बूंदी की ओर से अपने प्राणों की बलि देंगे, और तब हम कहाँ के सिपाही बनेंगे? बूंदी के। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। तो इतनी वीरता पूर्वक जो बातें हैं, इतनी वीरता अपने मातृभूमि के प्रति, जन्मभूमि के प्रति इतना सम्मान, उसकी ये बातें सुनकर उसके जो साथी है वीर सिंह के, उन्हें भी ये बात समझ में आती है, और वे भी अपने मातृभूमि के इस मान के मंदिर को
उसके सम्मान को बचाए रखने के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार होते हैं। पहला साथी, निश्चय ही जहां पर हाड़ा है, जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। तो ये जो कथन है ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले साथी ने क्या कहा था कि निश्चय जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है, जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है। फिर तीसरे साथी का कथन क्या था, ओके, या फिर पहले साथी ने क्या कहा था, पहले साथी के कथन पर वीर सिंह ने उन्हें क्या समझाया, दूसरे साथी के कथन पर वीर सिंह ने उन्हें क्या समझाया। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, सुनने वाले ने क्या रिएक्ट किया, क्या कहा, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वीर सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो, यानी राजपूत वंश के तुम अंगारे हो, जलते हुए अंगारे। अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देगा। अपने वंश की आभा, आभा यानी तेज, इस वीरता की तेज को, इस चमक को क्षीण ना होने देना, यानी कम ना होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, इस नकली दुर्ग ही सही, लेकिन इस पर भी हम मेवाड़ की पताका, उसका झंडा फहराने नहीं देंगे। सब लोग, मतलब सारे साथी मिलकर, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है, और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। आप जैसे वीर पुत्रों को पाकर बूंदी फूली नहीं समाती। तो फूली नहीं समाना ये मुहावरा है, अत्याधिक प्रसन्न होना इसका अर्थ है, ठीक है। तो ऐसे पुत्रों को पाकर बूंदी अत्याधिक प्रसन्न हो रही है। जिस बूंदी की धरती पर ऐसे मान के धनिक पैदा होते हैं, सम्मान के, अपनी धरती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसे धनी, ऐसे वीर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है, यानी आशीर्वाद दे रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। और यहाँ पर हमारा तीसरा दृश्य खत्म होता है, ठीक है। अब पट परिवर्तन होता है। अब चौथा दृश्य हम शुरुआत करते हैं पढ़ना, जहाँ पे अब युद्ध शुरू हो गया है, जो नकली ही सही बट वो युद्ध शुरू हो गया। तो ध्यान दीजिए, स्थान है बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार, महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। मतलब उस युद्ध भूमि पर जहाँ पे ये नकली दुर्ग बनाया गया है, वहां पर महाराणा लाखा आते हैं, अभय सिंह आते हैं, किले के बाहर, उस नकली दुर्ग के बाहर। महाराणा, सूर्य डूबने को आया, यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। शाम होने को आई, सूर्य डूबने को आया मतलब क्या, शाम होने को आई, और ये कैसी लज्जा की बात है, शर्म की बात है कि अभी तक हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर भी अपना झंडा लहरा नहीं पाई। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। तो वीर सिंह और उसके साथी अभी तक क्यों झंडा नहीं फहरा पाए, क्योंकि अंदर, दुर्ग के अंदर कौन है, वीर सिंह और उसके साथी। और ये जो नकली युद्ध होने वाला था वो असली युद्ध में बदल गया है। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि झूठ मूठ का युद्ध था, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला, यानी खाली वारों का, नकली वारों का, नकली हमले का मुकाबला करने की बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। अचूक मतलब एकदम तीखे, सही निशानों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, यानी नंबर ऑफ सिपाही, संख्या में सिपाही कम है अंदर, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में छिपकर उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया है। गोली और क्या, तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया है। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों से भौचक्की हो गई। तो जो सिपाही थे, बाहर सेना थी, उनको तो लगा था झूठ मूठ का युद्ध है। तो अचानक, आकस्मिक मतलब क्या, अचानक जब असली प्रहार, असली वार होने लगे, हमला होने लगा, तो बाहर की सेना भौचक्की रह गई, हैरान हो गई। भौचक्की रहना, हैरान होना। अब दुर्ग के भीतर हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। तो जितनी युद्ध सामग्री अंदर थी वो अब समाप्त हो गई है। अब आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण होने में
कुछ ही क्षणों का विलंब है, यानी कुछ ही क्षणों की देर है, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाता है कि ये युद्ध पूरा दिन भर क्यों चलता रहा, शाम तक। तो पहला रीजन क्या आएगा कि छूछे वारों का मुकाबला करने की बजाय अचूक और असली निशानों का सामना करना पड़ा सेना को, और दीवार की आड़ में वीर सिंह और उसके साथियों ने दीवार की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर तीर और गोली बरसाना शुरू कर दिया था। ठीक है, आगे महाराणा, यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें भी कुछ बिना पराक्रम किए दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष नहीं होता। मतलब झूठ मूठ का युद्ध होता तो मुझे भी जरा भी खुशी नहीं होती, संतोष नहीं होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हो रही है मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार से रक्षा हो सकती, मतलब किसी भी प्रकार से हम वीर सिंह और उसके साथियों के प्राणों को बचा पाते, ये मेरी बड़ी इच्छा है। अभय सिंह, मैंने भी जब दुर्ग से, तो यहाँ पर अभय सिंह का ये कथन बहुत ही बड़ा कथन है। यहाँ पर अभय सिंह बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उस वीर सिंह को समझाने का प्रयास किया था कि तुम बेमतलब अपने प्राण गंवा रहे हो, ये तो झूठ मूठ का दुर्ग है, नकली दुर्ग है, इसके लिए क्यों प्राण गंवा रहे हो। लेकिन अभय सिंह ने बात नहीं मानी। उसका मानना तो यही था कि नकली हुआ तो क्या हुआ, है तो हमारी बूंदी के दुर्ग का मंदिर। ठीक है, तो इसमें वीर सिंह जो है उसने क्या कहा कि है तो हमारे मातृभूमि के मान का मंदिर, नकली ही सही। तो अभय सिंह ने वीर सिंह के साथ ये बातचीत की थी। यहाँ पर अभय सिंह महाराणा राखा को समझाते हैं कि मैंने वीर सिंह को बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन वह माना नहीं। ओके, मैंने भी जब दुर्ग से अग्निवर्षा होती देखी, यानी बाण, असली बाण चलते हुए, तीर चलते हुए देखे, तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध को रोक दिया था। तो सफेद झंडा फहराया जाता है युद्ध को रोकने के लिए। उसके पश्चात यानी उसके बाद मैं स्वयं दुर्ग में गया, किले में गया और वीर सिंह के उसके साहस के लिए प्रशंसा की, वीर सिंह की तारीफ की, उसकी वीरता की। साथ ही उससे अनुरोध किया, यानी उससे विनती की, उसे कहा कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण मत खो, इस बेमतलब के प्रयास में क्यों अपने प्राणों को कुर्बान कर रहे हो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। तुम कहाँ के नौकर हो, मेवाड़ के, महाराणा राखा के, तुम्हें हथियार नहीं उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हड़ाओं को चुनौती दी है, हड़ा वंश जो बूंदी के हैं उनको चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने के लिए मजबूर है। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले ले, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं है कि अपनी आंखों के सामने बूंदी का अपमान होते हुए देखें। हम इतने कायर यानी डरपोक और प्राण बेजान नहीं है, निर्जीव नहीं है कि हमारे आंखों के सामने हमारे सम्मान के मंदिर का अपमान होते हुए देख सके। मेवाड़ में जब तक एक भी हड़ा है, एक भी हड़ा वंशज मेवाड़ में जब तक है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी, यानी बूंदी का ही झंडा होगा जब तक एक भी हड़ा जीवित है। महाराणा, अब महाराणा अभय सिंह से कहते हैं, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है, यानी प्रशंसनीय है। अपनी जन्मभूमि के प्रति इनका जो ये आदर भाव है, जो रिस्पेक्ट, जो आदर की भावना है, ये प्रशंसा के काबिल है, प्रशंसनीय है। यह मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। मतलब मुझे इन प्राणों की कीमत है, मुझे वीर सिंह और उसके साथी चाहिए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए इनके बहुमूल्य प्राण मुझे लेने ही पड़ेंगे। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में, मतलब छोटा सा जो गैप होता है, उसमें से खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से, कितने तेजी से फटाफट बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारी सैकड़ों सैनिकों की टोली को, यानी सैकड़ों सैनिकों की पलटन को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, और धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहां पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये अंडरलाइन करना है,
वह देखो, वहां से आप अंडरलाइन करो। तो ये अवतरण भी आपको पूछा जाता है कि इसका वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, कब कहा गया है वगैरह। जोर का धमाका होता है और प्रकाश होता है, मतलब जैसे जोर से बॉम्ब जो है वो गोला वो फेंका जाता है, धमाका होता है, ब्लास्ट होता है। महाराणा, अरे देखो, अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब मृत्यु हो गई वीर सिंह की। देखो, बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। मतवाले यानी पागल, जो अपनी धरती के लिए, उसके सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। नकली दुर्ग के लिए भी प्राण खोने के लिए तैयार है। ऐसे ये जो मतवाले सिपाही थे, मतवाले यानी पागल, ये सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सके और हम विजय हो गए। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ, वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। वीर सिंह के शव यानी डेड बॉडी को आदर के साथ, सम्मान के साथ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान होता है, मतलब वहां से जाते हैं। महाराणा, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। महाराणा लाखा को अब ये महसूस होता है कि उन्होंने बहुत मूर्खों जैसी प्रतिज्ञा ली थी और उनकी प्रतिज्ञा के कारण, उनके कुछ स्वार्थ के कारण, उस भावना के कारण ही इतने वीरों को उन्हें खोना पड़ा। तो आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने यानी झूठे घमंड ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। मेरे झूठे अहंकार ने कितने निर्दोष, जिनका कोई दोष नहीं था, कसूर नहीं था, ऐसे प्राणों की बलि ले ली। मेरे कारण इतने सिपाही मारे गए। तभी चारनी का प्रवेश होता है। चारनी, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। तो यहाँ पे चारनी महाराणा को कोस रही है। अब तो आपने अपने सिर के कलंक का टीका धो लिया होगा। जो कलंक आपके माथे पर लगा था उसका टीका अब तो धो गया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं, झंडा लहरा रहा है मेवाड़ का। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय का नगाड़ा बज रहा है। विजय दुदुम भी बज रही, यानी विजय का नगाड़ा बज रहा है। तो यहाँ पे चारनी जो है अपने दुख को, अपने क्रोध को महाराणा के सामने व्यक्त कर रही है कि आपके कारण इतने सिपाही मारे गए बेवजह, जो निर्दोष थे। महाराणा, चारनी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी कर रही हो। पश्चाताप से विकल यानी दुखी, मतलब महाराणा लाखा ये कहना चाहते हैं कि उनको पछतावा हुआ है अपने किए पर, अपनी प्रतिज्ञा पर, और वो ऑलरेडी दुखी है। तुम ऐसे ताने मारकर मुझे क्यों दुखी कर रही हो, ऐसे वे चारनी से कहते हैं। चारनी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को यानी दुखी प्राणों को तुम और दुखी करती हो। न जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। बुरी सायत यानी पता नहीं कौन से बुरे मुहूर्त पे मैंने बूंदी को अपने अधीन यानी अपनी गुलामी में अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं। वीर सिंह के वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं। राजपूतों में जो ये नफरत वाले भावना थे, दुश्मनी वाले भाव आने वाले थे, वो सब अब निकल गए उनके हृदय से। इसलिए वे कहते हैं कि मेरे हृदय के द्वार खुल गए हैं। मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ ऐसे वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागल है। मतलब ऐसे वीर हड़ाओं को अपने अधीन, अपनी गुलामी में रखना, ऐसी इच्छा भी रखना पागलपन है। अभिलाषा रखना यानी इच्छा रखना। चारनी, तो क्या महाराणा अभी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता। ये जो दुश्मनी शुरू हुई है मेवाड़ और बूंदी के बीच में, हाड़ा और सिसोदिया वंश में, क्या अभी भी दोनों को एक होने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता। तभी वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश होता है। महाराणा शव के पास बैठते हुए, चारनी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं अपनी गलती के लिए आपके सामने क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव हेमू तथा हाड़ा वंश का राजपूत आज की इस दुर्घटना को भुला सकेगा। क्या हाड़ा वंश इस दुर्घटना को भूल पाएंगे। क्या राव हेमू उन्हें माफ कर पाएंगे। तभी राव हेमू का प्रवेश होता है। राव हेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक है और एक रहेंगे। यानी राजपूत युगों से एक है, एक ही रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना ही कोई राजा है और ना ही कोई महाराजा, सब एक ही जाति और वंश के मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं।
यहाँ तक आपको मार्क करना है। ये भी आपको अवतरण में पूछा जाता है, ठीक है। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर नहीं उठनी चाहिए। स्वजन यानी हमारे अपने, तो हमारे अपने लोगों पर हमारी तलवार, हमारे हथियार नहीं उठनी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं, हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं, यानी हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ही ज्वाला जल रही है, यानी हम सब राजपूत ही हैं। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? पृथक यानी अलग, वंश अलग है लेकिन है तो राजपूत, एक ही ज्वाला के पुत्र है हम, हाँ अग्नि पुत्र है। हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है, यानी ये मार्क करना है आपको, ये वाला वाक्य। वीर सिंह का बलिदान यहाँ पर व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वीर सिंह के बलिदान ने जन्मभूमि का सम्मान करने की सीख, वो प्रेरणा सबको दी है। और उसके बलिदान के बाद ही राव हेमू और महाराणा लाखा ये भी एक हो गए, जो दोनों में मनमुटाव थे वो भी निकल गए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वीर सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। पहली बात इसलिए क्योंकि उसका बलिदान जन्मभूमि का, मातृभूमि का मान करना हमें सिखाता है, और दूसरी बात क्योंकि उसके शहीदी के बाद, उसके बलिदान के बाद भी महाराणा लाखा और राव हेमू एक हो जाते हैं, यानी राजपूतों में दुश्मनी नहीं होती। जो मनमुटाव होते हैं, जो गलतफहमियां होते हैं, वो निकल जाती है। महाराणा, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाए। निश्चय ही, महाराणा भी कहते कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम संपूर्ण सारे राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा यानी इस वीर सिंह की पवित्र अमर आत्मा के सामने अपना मस्तक झुकाए, यानी उन्हें वंदन करें। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। पटाक्ष यानी पर्दा गिरता है, और यहाँ पर अपनी एकांकी खत्म होती है। तो हमने ये आज पढ़ा है कि किस प्रकार से जो नकली युद्ध होने वाला था वो असली युद्ध हो जाता है। इस तीसरे पार्ट में आपको ये ध्यान में रखना है वीर सिंह के कथन क्या थे और पहले, दूसरे, तीसरे साथी के कथन क्या थे, क्योंकि वहां पर अक्सर बच्चे गलत आंसर हो जाते हैं। जैसे पहले साथी का कथन होगा तो हम दूसरा लिख देते हैं, या पहले साथी के कथन पर वीर सिंह ने जो कहा था वो हम तीसरे साथी के कथन पर का रिएक्शन लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, वो आपको ध्यान में रखना है कि पहले साथी ने क्या कहा, फिर वीर सिंह ने क्या कहा था। मतलब जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एक एक लाइन हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरे साथी ने क्या कहा था, फिर उसको वीर सिंह ने क्या रिप्लाई किया, तीसरे साथी ने क्या कहा था। तो कुछ मेरे ख्याल से 5-6 ही कथन है। पूरा कथन आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर करने की आवश्यकता नहीं है, समझना है कि पहले साथी ने ये कहा, फिर दूसरे ने ये कहा कि ये तो नकली दुर्ग है, फिर तीसरे ने ये कहा कि ये तो हम तो मेवाड़ के नौकर हैं, महाराणा लाखा के नौकर है, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, समझ के ध्यान में रखना है, पूरा लर्न करने का नहीं है। तो ये वाला पार्ट, इस तीसरे पार्ट में जो आज का लेक्चर है उसमें ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, और साथ ही साथ लास्ट में जो अभय सिंह और महाराणा लाखा का वार्तालाप तथा राव हेमू का जो अंतिम कथन है, अक्सर हम बच्चे भूल जाते हैं कि राव हेमू का कथन शुरुआत में ही याद रखते हैं पहले दृश्य में, बट ये जो अंत वाला कथन है, क्योंकि ये राजपूतों को एक कर देता है और महाराणा लाखा की इस गलती को राव हेमू बड़े उदार मन से माफ कर देते हैं और राजपूतों में दुश्मनी पैदा नहीं होती। तो राव हेमू का ये जो लास्ट पेज पे जो कथन था वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज हमने ये एकांकी पूर्ण की है, जो एक ऐतिहासिक एकांकी थी और जो हमें भी मातृ मंदिर का, हमारी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए अपनी धरती पर, अपनी मिट्टी पर, अपनी मातृभूमि पर, ये सीख हमें ये एकांकी देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न तथा पात्र परिचय देखते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये पात्र परिचय दिया गया है, जिसमें पहला परिचय आप देख सकते हो महाराणा लाखा का है। मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा मातृभूमि का मान एकांकी के प्रमुख पात्र है। वे वीर, पराक्रमी तथा सच्चे देशभक्त थे।
वे बूंदी जैसे अन्य छोटे राज्यों को मेवाड़ के अधीन लाकर उसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। एक बार वे युद्ध भूमि में बूंदी के राजपूतों से पराजित हो जाते हैं। वे इस पराजय से इतने शोकाकुल हो जाते हैं कि जोश में आकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक वे बूंदी पर विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण नहीं करेंगे। उनकी यह कठिन प्रतिज्ञा पूरी करना आसान नहीं था, इसलिए इसका समाधान हेतु चारणी के सुझाव पर वे बूंदी का एक नकली किला बनवाकर उस पर विजयश्री प्राप्त करने की बात तय हुई। किंतु उन्हीं के एक सैनिक वीर सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ अपने मातृभूमि के बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसके इस समर्पण से वे काफ़ी दुखी होते हैं तथा वीर सिंह और अन्य सैनिकों के शव के सामने अपना सिर झुकाते हैं। अभी इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राव हेमू इनका भी पात्र परिचय दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पात्र परिचय आपको पढ़ना है। आप चाहो तो इस पात्र परिचय को अपने शब्दों में फिर से लिख सकते हो और अच्छे से या और शॉर्ट करके थोड़ी आसान भाषा में भी आप लिख सकते हो, और आप चाहो तो ये इसी तरह से भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पात्रों के परिचय है, महाराणा लाखा, राव हेमू और अभय सिंह। जो चौथा पात्र है इस एकांकी का महत्वपूर्ण एक तो है वीर सिंह और दूसरी है चारणी। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग उन दोनों के पात्र परिचय यानी वीर सिंह का पात्र परिचय और चारणी का पात्र परिचय आप खुद लिखने का प्रयास करो। जब भी अपना जूम लाइव सेशन होगा उसमें हम उन दोनों पात्र परिचय को पढ़ेंगे, समझेंगे। आपको ये तीनों पात्र परिचय अच्छे से पढ़ने हैं और ध्यान में रखने हैं, और जो बाकी के 2 पात्र परिचय वो मैं आपको जूम लाइव सेशन में बताऊंगी। ठीक है, अब कुछ अवतरण देखते हैं इस एकांकी के। तो ये देखिए यहाँ पर एक अवतरण है, धिक्कार है तुम्हें वाला। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि वीर सिंह और उसके साथियों वाले जो ये 2-3 पेजेस है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि इसका वक्ता कौन है, किसने कहा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, वक्ता का संक्षिप्त परिचय यानी वीर सिंह का। नकली बूंदी के दुर्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर वक्ता महाराणा को आश्चर्यचकित करने की बात क्यों करता है, समझा कर लिखिए। और उसके बाद आगे है, प्रस्तुत अवतरण से मिलने वाले संदेश पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अवतरण है एक, ये आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। एक ही अवतरण में बता रही हूँ। अगर आपके पास वर्कबुक है तो आप उसमें से और भी प्रश्नों के उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज मातृभूमि का मान ये एकांकी संचय में से जो तीसरी एकांकी है, जो ऐतिहासिक एकांकी है, ये हमने आज पूर्ण कर दी है। आपको होमवर्क में जो एक अवतरण मैंने दिखाया है वो आपको अपने शब्दों में फिर से उसके उत्तर लिखने हैं। साथ ही साथ जो पात्र परिचय है वो भी आपको लर्न करना है। तो जो और वीडियो फिर से देख के एकांकी अच्छे से समझ के जो भी डाउट्स आपके होंगे वो हम जूम सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं एक नए पाठ व एकांकी के साथ। धन्यवाद।